जापान का आसमान 9 अगस्त 1945। पहले एटॉमिक बम हमले के 3 दिनों के भीतर अमेरिका अब दूसरा बम भी गिराने वाला था। कुछ ही पलों में नागासाकी का 30% हिस्सा तबाह हो गया और 40,000 लोग पलक झपकते ही खत्म हो गए। मैं आप लोगों के सामने एक बात 5 दिन बाद जापान ने समर्पण कर दिया। जंग को जल्दी खत्म करने और अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए इस नए सुपर वेपन का 2 बार इस्तेमाल किया गया। यही दास्तान सबने मान ली, लेकिन कुछ लोग अब इस इतिहास को चुनौती दे रहे हैं। ये एक सफेद झूठ है कि उस खतरनाक बॉम्ब के इस्तेमाल के पीछे कोई वाजिब वजह थी। ये एक मिथ है। मध्य प्रशांत, टिनियन एयरबेस, 9 अगस्त 1945। सार्जेंट विलियम बानी और 519th कॉम्पोजिट ग्रुप के इनके साथी एक बेहद गोपनीय बॉम्बिंग मिशन के लिए जमा हो रहे थे। ये जापान पर फैट मैन गिराने वाले थे, जो अमेरिका का दूसरा एटॉमिक बम था। पहला एटॉमिक बम लिटिल बॉय 3 दिन पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस बम के हमले से जापान समर्पण कर देगा। हम सबको लग रहा था कि ये आखिरी हमला होगा, इससे जंग खत्म हो जाएगी। बानी ग्रेट आर्टिस्ट प्लेन के रेडार ऑपरेटर थे। ये इस मिशन में शामिल 3 अहम प्लेन्स में से एक था। इसका काम विस्फोट को नापना था। बिग स्टिंग विस्फोट को फिल्माने वाला था और बॉक्स का नाम के प्लेन को बम गिराना था। 2,500 किलोमीटर दूर जापान के टापुओं पर 8.5 महीनों से इसके अहम शहर यूएस एयरफोर्स की सैचुरेशन बॉम्बिंग रेज से तबाह हो रहे थे। सकुई शिमोहिरा के परिवार की तरह पूरे जापान में लोग अगले हमले के खौफ में जी रहे थे। हम अक्सर एयर रेड शेल्टर में ही सोते थे, लेकिन काफी समय बाद 8 अगस्त की रात को पहली बार हम अपने घर में बड़े इत्मीनान से सोए थे। रात 2:49। B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉक्सकार ने उड़ान भरी। इसके पायलट मेजर स्वीनी इस मिशन के लीडर थे। बम्बार्डियर बीहन पर बम गिराने का जिम्मा था। प्लेन की पिछली सीट पर नेविगेटर जिम वैन बेल्ट बैठे थे और कमांडर एशवर्थ भी थे, जिन्हें इस बम के काम करने के तरीके की सबसे ज्यादा जानकारी थी। क्रू 5 घंटे की उड़ान के लिए सुकून से बैठ गया। पहले इन्हें याकुशिमा टापू के ऊपर एकजुट होना था और फिर ये एक कॉन्वॉय के तौर पर अपने टारगेट तक जाने वाले थे, यानी कोकुरा शहर। सुबह 7:50। एक अमेरिकी प्लेन सकुई के घर के ऊपर से गुजरा। बेटा जल्दी उठो, जल्दी उठो, तुम्हें अभी एयर रेड शेल्टर में जाना है और जब तक मैं न कहूँ वहाँ से निकलना भी मत, ठीक है? मेरी माँ ने हम सबको तुरंत जगाकर कहा कि जल्दी से एयर रेड शेल्टर में जाओ, हम पर बम गिर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में शेल्टर से मत निकलना और घर भी मत आना।
कुछ किलोमीटर दूर 18 साल के सुमिटेरू टैनिगुची चिट्ठियां बांट रहे थे। पोस्ट ऑफिस के लिए काम करने पर आप एयर रेड वार्निंग के लिए अपना काम बंद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने शेल्टर में शरण नहीं ली। ये बॉम्बर नहीं बल्कि मौसम की जांच कर रहा एक टोही विमान था, इसलिए एयर रेड वार्निंग खत्म कर दी गई और लोग शेल्टर्स से बाहर निकलने लगे। लेकिन सकुई की घबराई हुई मां ने उन्हें और उनकी बहन को वहीं रहने को कहा। सुबह 8:10। प्लेन बॉक्सका याकुशिमा आइलैंड पर पहुंचा। हम आरडीवी पॉइंट पहुंच रहे हैं। ठीक है जिम, अब हम बम गिराने वाली ऊंचाई पर जा रहे हैं। थोड़ी देर में प्लेन ग्रेट आर्टिस्ट भी पहुंच गया। हमारे वहां पहुंचने तक बॉक्स कार वहां पहुंच चुका था। उस समय तक तीसरा प्लेन नहीं आया था। बिग स्टिंग कहीं नजर नहीं आ रहा था। रेडियो पर कोई बातचीत न करने के सख्त आदेश की वजह से ये लोग लापता प्लेन से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने चक्कर काटना शुरू किया। वहां चक्कर लगाते समय हमें वेदर प्लेन्स की रिपोर्ट्स मिली। कोकुरा में मौसम साफ था। क्रू को आदेश मिला था कि टारगेट के साफ नजर आने पर ही बम गिराया जाए। ये लोग बिग स्टिंग के आते ही बम गिराने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हम वहां पहुंचकर इंतजार करने लगे। हमें 15 मिनट तक इंतजार करना था। इस बीच 276 किलोमीटर दूर नागासाकी में 10 साल की सकुई अब भी अपनी बहन और भतीजे के साथ एयर रेड शेल्टर में थीं। हम चटाई पर बैठे हुए थे और हम बहुत चैन से थे। सुबह 8:50। बॉक्सका और ग्रेट आर्टिस्ट 40 मिनट से चक्कर लगा रहे थे। फ्यूल टैंक में दिक्कत की वजह से बॉक्सका ज्यादा देर तक उड़ान नहीं भर सकता था। इसके अलावा फैटमैन नाम का एटॉमिक बम इसी के बॉम्ब बे में था। हर सेकंड के इंतजार के साथ बेशकीमती ईंधन खत्म हो रहा था। हम क्यों रुके हुए हैं? हॉपकिंस, अब तक बिग स्टिंग का कोई पता नहीं है। बिग स्टिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग उपकरण थे, इसलिए बाकी दोनों प्लेन्स को उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अब स्वीनी को फैसला लेना था। छोड़ो उसे, हम और इंतजार नहीं कर सकते। इन्होंने ग्रेट आर्टिस्ट को कार्रवाई करने का संकेत दिया। दोनों प्लेन्स 390 किलोमीटर दूर कोकुरा शहर की ओर बढ़ने लगे। सुबह 9:20। दोनों प्लेन्स शहर के पास पहुंचे। हमारे कोकुरा पहुंचने तक मौसम बिगड़ने लगा था। सुबह 9:45। वेदर प्लेन द्वारा 1 घंटे पहले बताया गया साफ आसमान अब बादलों से भर गया था। स्वीनी ने बॉम्बिंग रन शुरू करने का संकेत दिया। हमने 3 चक्कर काटे लेकिन हमें शहर नजर नहीं आ रहा था।
सुबह 10:30 बजे स्वीनी ने कोकुरा पर हमले की कार्रवाई रोक दी। इस मिशन को बीच में छोड़ने से 45 मिनट का ईंधन बर्बाद हो गया था। जिम, हमें सेकेंडरी टारगेट नागासाकी ले चलो। 156 किलोमीटर दूर नागासाकी शहर में ही सकोई और सुमिटेरू रहते थे। कितना ईंधन बचा है? सिर्फ 1500 गैलन सर। अब इनके पास बस नागासाकी पहुंचकर सही सलामत बेस तक लौटने लायक ही ईंधन था, वो भी प्लेन का वजन कम कर लेने पर ही मुमकिन था। इन्हें ये बम गिराना ही था, चाहे मौसम कैसा भी हो। एशवर्थ, क्या टारगेट नजर नहीं आने पर रेडार रन से काम चला सकते हो? वेपनियर होने की वजह से सिर्फ एशवर्थ को ही विजुअल से रेडार ड्रॉप पर स्विच करने का अधिकार था। हाँ, नागासाकी पर चाहे रेडार से दिखे या सीधे नजर आए, हम वहीं बम गिराएंगे। सुबह 10:56 बॉक्सका और ग्रेट आर्टिस्ट नागासाकी के आसमान पर पहुंचे। जापानियों ने इन बॉम्बर्स को देख लिया, लेकिन गलती से इन्हें अमेरिकी वेदर प्लेन्स समझ लिया। कोई अलार्म नहीं बजाया गया और शहर के 2,70,000 लोग सामान्य कामकाज में लगे रहे। स्वीनी ने रेडार गाइडेड बॉम्बिंग रन शुरू करने का संकेत दिया। लेकिन रेडार ड्रॉप से ठीक पहले दिख गया, मुझे शहर नजर आ रहा है। अब ये तुम्हारा है बिहान। क्रू फिर से विजुअल बॉम्बिंग पर आ गया। सुबह 11:02 28,900 फुट की ऊंचाई से फैटमैन को गिरा दिया गया। धमाके से बचने के लिए दोनों प्लेन्स तुरंत मुड़ गए। तभी मैंने एक प्लेन की आवाज सुनी। मुझे ये अजीब लगा क्योंकि एयर रेड वार्निंग खत्म हो गई थी और जैसे ही मैं मुड़ा बाईस किलो टन TNT की ताकत वाले फैटमैन के विस्फोट से पैदा हुई 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया। मैं जोर से चीखी, मुझे बस इतना ही याद है। ग्रेट आर्टिस्ट ने धमाके के तुरंत बाद पड़े असर को रिकॉर्ड करने के लिए नागासाकी का चक्कर लगाया। हम सब उठकर खिड़की से बाहर देखने लगे और हमने वो नजारा देखा। मशरूम जैसे बादल लगातार उठ रहे थे। उसके निचले हिस्से में धुआं भरा हुआ था। नागासाकी में बिल्कुल खामोशी थी। शहर का 6.7 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था। 40,000 से ज्यादा स्त्री, पुरुष और बच्चे विस्फोट की गर्मी से भाप बनकर उड़ गए थे। अन्य 70,000 लोग जख्मी हुए थे। मैंने उठकर चारों तरफ देखा। मैं जहां से भी गुजरा
सभी मकान तबाह हो गए थे। सिर्फ वो घर बचा था जिसमें मैंने अंतिम चिट्ठी दी थी। शेल्टर में सकोई को होश आया। उस सुरंग में ऐसे लोग भरे हुए थे जिनकी आंखें बाहर निकलकर नाक के बगल में लटकी हुई थी। सकोई की बहन और उनके भतीजे की भी जान किसी तरह बच गई थी। अब उन्हें अपनी मां का ख्याल आया। पूरे शहर में जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। मैंने सोचा सोने की दांत वाली ये लाश मेरी माँ की होगी, और रोते हुए मैंने उनका हाथ छुआ, लेकिन उन्हें छूते ही उनकी लाश बिखर गई क्योंकि वो पूरी तरह राख हो चुकी थी। सुमिटेरू मदद ढूंढने लगे। आगे बढ़ते हुए इन्होंने देखा, मैंने अपने हाथों को देखा। मेरे बाएं हाथ की कोहनी से उंगलियों तक की त्वचा चीथड़ों की तरह लटक रही थी। मेरे हाथों पर कोई काली सी चीज चिपकी हुई थी। नागासाकी और इससे 3 दिन पहले हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बमों से पलक झपकते ही 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इन हमलों से निकले रेडिएशन से इसके बाद के महीनों और सालों में और हजारों जापानी नागरिक मारे गए। नागासाकी पर हमले के 5 दिन बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज दोपहर मुझे जापान की सरकार से एक संदेश मिला है। मैं उनके इस जवाब को, पॉट्सडैम डिक्लेरेशन को पूरी तरह स्वीकार करने की सहमति मानता हूं। यानी जापान ने बिना शर्त समर्पण कर दिया है। प्रशांत क्षेत्र में लड़ाई खत्म हो गई। शायद 2 न्यूक्लियर बमों ने अपना काम कर दिखाया था। निश्चित रूप से अमेरिका का दावा था कि ये जापान पर जमीनी हमले से बचने के लिए जरूरी था, क्योंकि उसमें कई हजार अमेरिकी सैनिक मारे जाते। पूरी दुनिया में इसी बात को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन अमेरिकन, रशियन और जापानी आर्काइव्स को 10 साल तक खंगालने के बाद इतिहासकार और लेखक सुयोशी हासेगावा एक बिल्कुल अलग नतीजे पर पहुंचे। ये दलील कि इस खौफनाक बम का इस्तेमाल अमेरिकी जनता को बचाने के लिए किया गया था, एक सफेद झूठ है। ये एक मिथ है। अब उन विनाशकारी सप्ताहों की घटनाओं पर फिर से गौर करके और आर्काइव्स की गहराइयों में उतरकर हम बम और जापान के समर्पण पर उसके असर और दूसरे विश्व युद्ध के अंजाम की असली दास्तान को उजागर करेंगे। दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी बेड़े पर अचानक हमला कर दिया। अमेरिका के 2402 सैनिक मारे गए। ये उस जंग की शुरुआत थी जो प्रशांत क्षेत्र में अगले 4 साल तक तबाही मचाता रहा। इस जंग में 20 लाख से ज्यादा जापानी सैनिक और नागरिक मारे गए।
और कम से कम 1 लाख अमेरिकी सैनिक। अमेरिका इस जंग को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। उन्नीस के अंत तक अमेरिकी सेना ने मैरियाना आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया था। इससे इन्हें जापान की मुख्य भूमि पर बमबारी करने लायक दूरी पर रनवेज मिल गए थे। अब ये दुश्मन के औद्योगिक केंद्रों और घनी आबादी वाले शहरों पर जबरदस्त हवाई हमला करने लगे। ऐसे लगभग 60 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। उम्मीद थी कि इससे जापान समर्पण के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन इसकी बजाय जापान ने केत्सुगो की रणनीति अपना ली, यानी टोटल वॉर। ये केत्सुगो एक खौफनाक ऑपरेशन था, क्योंकि इसमें हर सैनिक और हर नागरिक को कामिकाजे यानी आत्मघाती योद्धा बना दिया जाना था। वो इसके जरिए अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाना चाहते थे कि उसका हौसला टूट जाए। अमेरिका के मिलिट्री लीडर्स जानते थे कि अमेरिका की अगुवाई में किसी भी जमीनी हमले के दौरान केत्सुगो की वजह से बहुत बड़ी तादाद में सैनिक मारे जाएंगे, इसलिए इन्होंने बम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कई वर्षों तक अमेरिकन को इस मुगालते में रखा गया कि उस समय विकल्प बम और जमीनी हमले में से एक को चुनने का था, लेकिन ये मान्यता ऐतिहासिक रूप से गलत है। इतिहासकार बार्टन बर्नस्टीन का मानना है कि एक तीसरा विकल्प भी मौजूद था कि एक मजबूत सहयोगी के साथ मिलकर जापान पर 2 तरफ से हमला किया जाए। रूस का जापान के साथ जंग से अलग थलग रहने का समझौता था, लेकिन अमेरिका 1943 से ही रूस को इसे तोड़ देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका और रूस द्वारा 2 तरफ से हमला होने पर जापान को मजबूरन अपनी फौज को ज्यादा बड़े इलाके में और कम तादाद में तैनात करने पर मजबूर होना पड़ता। जंग में सोवियत संघ के शामिल होने से इसका अंत जल्दी हो जाता और अमेरिकी सेना के इतने सारे लोग मारे नहीं गए होते। जुलाई 1945 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने युद्ध के बाद यूरोप के हालात और प्रशांत में जंग के अंतिम दौर पर चर्चा के लिए सोवियत संघ और ब्रिटेन के नेताओं से पराजित जर्मनी के पोट्सडैम शहर में मुलाकात की। स्टालिन ने वहां बताया कि 15 अगस्त से सोवियत संघ जापान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रूमैन को उम्मीद थी कि हमले में रूस के शामिल होते ही ये जंग खत्म हो जाएगी। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में इसे दर्ज किया। 15 अगस्त से जापान के युद्ध में स्टालिन भी शामिल हो जाएगा। ऐसा होने पर जापान खत्म हो जाएगा। अब जापान पर जमीनी हमला मुमकिन लगने लगा था। अमेरिका की मनचाही मुराद पूरी हो रही थी। जापान 2 तरफ से हुए हमले में पिस जाता और अमेरिका के कम से कम सैनिक मारे जाते। लेकिन हासेगावा का मानना है कि जंग में सोवियत संघ को शामिल करने के बाद ट्रूमैन ने इस मामले पर फिर से विचार किया। पोट्सडैम की बातचीत तक पश्चिमी ताकतों और सोवियत संघ के बीच पोलैंड और पूर्वी यूरोप के मसले पर काफी तनाव बढ़ चुका था। मई 1945 में जर्मनी के समर्पण के बाद सोवियत सेनाओं ने पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करने की मुहिम में पूर्वी जर्मनी, बाल्टिक स्टेट्स, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया और बुल्गारिया पर झंडा बुलंद कर दिया था। रूस की ताकत बढ़ती जा रही थी। अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी थी। ट्रूमैन और उनके सलाहकारों को डर था कि अगर सुदूर पूर्व में सोवियत संघ भी लड़ाई में शामिल हुआ तो वो एशिया के भी काफी बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लेगा। ट्रूमैन के सामने ये उलझन थी कि जंग में सोवियत संघ को शामिल होने दिया जाए या नहीं। जंग में सोवियत संघ के शामिल होने से अमेरिकी सैनिकों की जान बच सकती थी, लेकिन इसके साथ ही सोवियत संघ के और फैल जाने का खतरा भी था।
अब ट्रूमन एक ऐसे सहयोगी देश के साथ फंस गए थे जिस पर वो भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्हें सोवियत संघ के जंग में शामिल होने से पहले ही युद्ध खत्म करने और अमेरिका के पास मौजूद नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने दोनों का मौका नजर आया। ये न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से ऐसा कर सकते थे। एक बम इस्तेमाल के लिए तैयार था, दूसरे का न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में परीक्षण हो रहा था। इक्कीस जुलाई को ट्रूमन को टेस्ट की रिपोर्ट मिली। ये टेस्ट उन लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रहा था और ट्रूमन बहुत खुश थे। एटॉमिक बम की मदद से ये सोवियत संघ से सहायता लिए बिना ही जंग खत्म कर सकते थे, लेकिन इसके लिए अमेरिका को 15 अगस्त से पहले ही बम गिराना था, क्योंकि सोवियत संघ ने उस दिन से जंग में शामिल होने की घोषणा की थी। ट्रूमन ने अपने सलाहकारों से तुरंत पॉट्सडैम डिक्लेरेशन जारी करने को कहा, जिसमें जापान को तुरंत बिना शर्त समर्पण करने या पूरी तबाही झेलने की चेतावनी दी गई थी। जापान के लीडर्स ने इसकी अनदेखी कर दी। अब ये रेस युद्ध में सोवियत संघ के शामिल होने और एटॉमिक बम के बीच थी। अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर अपना पहला एटॉमिक बम लिटिल बॉय गिरा दिया, जबकि रेड आर्मी मंचूरिया की सरहद पर अपने सैनिक जमा कर रही थी। स्टालिन को ये जानकर जबरदस्त झटका लगा था कि अमेरिका ने इतनी जल्दी एक एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर लिया था। उन्हें लगा कि एटॉमिक बम से जापान समर्पण करने पर मजबूर हो जाएगा और सारा खेल खत्म हो जाएगा। इससे वो बहुत दुखी थे। सर, आपके लिए अर्जेंट टेलीग्राम आया है। ठीक है, तुम जाओ। स्टालिन को लग रहा था कि सोवियत साम्राज्य को एशिया में फैलाने का उनका लक्ष्य खत्म हो गया था, लेकिन तभी उन्हें अपने विदेश मंत्रालय से एक अर्जेंट संदेश मिला। जापान सोवियत संघ की मदद चाहता था। जापान उस समय तक युद्ध खत्म करने के लिए मॉस्को के दखल की रणनीति पर कायम था। हासेगावा को लगता है कि इस संदेश से ये साफ है कि हिरोशिमा पर बमबारी से जापान समर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ था। स्टालिन के लिए ये संदेश बहुत अहम था। प्रशांत क्षेत्र का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने तुरंत सोवियत सेना को हमला करने का आदेश दिया। 9 अगस्त को जब अमेरिका के दूसरे एटॉमिक बम को गिराने की तैयारी चल रही थी, तब 15 लाख रूसी सैनिक मंचूरिया की सरहद में घुस गए। रेड आर्मी ने तुरंत जापान की बहुत कम तादाद में तैनात सेना को पछाड़ दिया। मंचूरिया की राजधानी चैंगचुन से जापानी सेना कुछ ही घंटों में पीछे हट गई। जापान के हाई कमांड ने इंपीरियल पैलेस के नीचे एक बंकर में इमरजेंसी मीटिंग की। जंग में सोवियत संघ के शामिल हो जाने से जापान की नीति तय करने वालों के सामने समर्पण का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। हासेगावा का मानना है कि उस समय पहली बार समर्पण पर गंभीरता से विचार किया गया था। जापान पर शासन करने वाले 6 अहम लीडर्स में से 3 लोग पीस पार्टी के शांतिप्रिय लोग थे और बाकी 3 वॉर पार्टी के आक्रामक लोग थे। अपनी नेवी की बर्बादी, अपने एयरफोर्स की तबाही, थल सेना के हजारों सैनिकों की मौत और फायर बॉम्बिंग और हिरोशिमा बम की चपेट में आकर लाखों नागरिकों के मारे जाने के बावजूद वे समर्पण के लिए तैयार नहीं थे।
हर किसी को जंग के लिए कुर्बानी देनी थी। अगर वो मारे जाते ये कोई बहुत बुरी बात नहीं थी, ये तो जंग का हिस्सा था। लेकिन बिग सिक्स के लिए अमेरिका की शर्तें सबसे बड़ी बाधा थीं। पहले की तरह आज भी हमारी मांग बिना शर्त समर्पण की है। जापानियों को डर था कि इससे उनके सम्राट की सत्ता खत्म हो जाएगी, जो जापान की सार्वभौमिकता के साथ साथ उसकी पहचान भी मानी जाती थी। वे बिना शर्त समर्पण को सम्राट वाली व्यवस्था का अंत मानते थे और वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। बिग सिक्स सम्राट और साम्राज्यवादी सिस्टम को बनाए रखने के लिए बेताब था, लेकिन उग्रपंथी और नरमपंथी नेता इसे हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीति अपना रहे थे। वो पार्टी केत्सुगो के जरिए अमेरिकियों को इतना नुकसान पहुंचाना चाहती थी कि शायद वे जापान को अपनी शर्त पर समर्पण करने की छूट दे देते। पीस पार्टी सोवियत संघ के जरिए शांति के लिए बातचीत करना चाहती थी। सोवियत संघ के हमला कर देने से दोनों योजनाएं नाकाम हो गईं। उनके युद्ध में शामिल हो जाने से सोवियत संघ के बीच बचाव के जरिए युद्ध खत्म करने की पीस पार्टी की उम्मीद हवा हो गई। सेना को लग रहा था कि इससे जापान की हिफाजत करने की उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि वो दो मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच रेड आर्मी के बढ़ने के साथ साथ बॉक्सका प्लेन ने भी उड़ान भरी। दूसरा न्यूक्लियर हमला शुरू हो गया था। टोक्यो में वो पार्टी अब भी मानने को तैयार नहीं थी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया कि अब समर्पण से बचना नामुमकिन होगा, लेकिन ये बिना शर्त नहीं हो सकता था। पीस पार्टी को लग रहा था कि शर्तें सामने रखने से जंग जारी रह सकती थी, क्योंकि अमेरिका कभी उसे स्वीकार नहीं करने वाला था। सुबह 10:56 बॉक्सका और ग्रेट आर्टिस्ट प्लेन्स नागासाकी पहुंच गए। इन्होंने एक बॉम्बिंग रन शुरू की। इंपीरियल बंकर में इस समय भी बातचीत जारी थी। दिख गया, मैं शहर को देख सकता हूँ। अब ये तुम्हारा है विहान। वॉ और पीस पार्टी के बीच बहस तेज हो गई। दिन के 11:02। नागासाकी के सेंटर से 3.2 किलोमीटर के फासले पर फैटमैन नाम का एटॉमिक बम फटा। नागासाकी पर बमबारी की खबर 30 मिनट बाद हाई कमान तक पहुंच गई। इससे बातचीत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका कोई असर नहीं हुआ। समर्पण की शर्तों पर दोनों पार्टियों में असहमति बनी रही। मीटिंग स्थगित हो गई। ऐसा लग रहा था कि वॉ पार्टी एक बार फिर समर्पण को स्थगित करने में कामयाब रही थी। लेकिन हासेगावा ने पाया कि सोवियत हमले का पीस पार्टी पर गहरा असर पड़ा था। रेड आर्मी तेजी से जापान की मुख्य भूमि की ओर बढ़ रही थी। पीस पार्टी का मानना था कि इस जंग के जारी रहने से एम्परर सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। कम्युनिज्म और सम्राट वाली शासन व्यवस्था एक दूसरे के विपरीत हैं। सोवियत प्रभाव में सम्राट वाली व्यवस्था तबाह हो जाती। पीस पार्टी का मानना था कि समर्पण के बाद क्रांतिकारी सोवियत संघ के मुकाबले ज्यादा व्यावहारिक अमेरिकन द्वारा जापान के सम्राट को सत्ता प्रमुख बनाए रखने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने उस शख्स से अपील की जो सेना से समर्पण करा सकता था।
ये सिर्फ सम्राट कर सकते थे। लेकिन उन्हें राजी करना आसान नहीं था। ये जापान के सैनिक अभियान के प्रतीकात्मक प्रमुख थे। जापानी सैनिकों को सिखाया गया था कि उनका कर्तव्य जापानी सम्राट के लिए लड़ना है। उन्हें मरने तक लड़ना है, न कि सफेद झंडा उठाकर समर्पण करना है। अब अगर सम्राट समर्पण के पक्ष में बात करते तो उन्हें जोरदार झटका लगता। चौदह अगस्त को सुबह 10 बजे इंपीरियल बंकर में फिर से हाई कमांड की बैठक हुई। इस बार इसमें सम्राट भी शामिल हुए। जापान बिना शर्त समर्पण के लिए तैयार हो गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने पॉट्सडैम डिक्लेरेशन को स्वीकार करने का फैसला किया है। ये वॉर पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। पारंपरिक रूप से सम्राट हमेशा अपनी वफादार सेना का पक्ष लेते थे। सम्राट को लगा कि सेना की बात मानकर जंग जारी रखने से उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। मैं आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट करना चाहता 15 हूँ। अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने अपनी जनता के सामने अपने फैसले की घोषणा की। सहमत होंगे। हर किसी की पुरजोर कोशिश के बावजूद हमने नहीं झेली जा सकने वाली बातों को झेलकर और असहनीय को भी सहकर आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति का रास्ता तैयार करने का फैसला लिया है। हासेगावा का मानना है कि जापान ने एटॉमिक बम के खौफ से नहीं बल्कि सोवियत हमले से पैदा हुए खतरे की वजह से समर्पण किया था। युद्ध में सोवियत संघ के आ जाने से सम्राट को एहसास हो गया था कि इस युद्ध को जारी रखना कितना खतरनाक था। बार्टन बर्नस्टीन को लगता है कि सोवियत हमले के बाद नागासाकी पर दूसरे एटॉमिक बम का गिराया जाना एक दुखद और पूरी तरह बेकार कार्रवाई थी। नागासाकी बम से जापान को समर्पण करने के लिए मजबूर करने पर कोई असर नहीं पड़ा और इसलिए दूसरे बम का गिराया जाना बेमानी था, जिसमें 60 से 70 हजार लोग मारे गए। हमले से 19 दिन पहले नागासाकी अमेरिका की जानलेवा फायर बॉम्बिंग से बचा हुआ था। सकुई शिमोहिरो अपनी बहन के साथ आराम से सो रही थी। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रूमैन को रिपोर्ट मिली कि अमेरिका के पास कारगर एटॉमिक हथियार थे। ये बम अमेरिकी सैनिकों की जान बचा सकता था, लेकिन इससे हजारों जापानी नागरिक मारे जाने वाले थे। इन मौतों की कभी किसी ने परवाह नहीं की। आर्काइव्स पर गौर करें तो हमें ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है जब ट्रूमैन या सेक्रेटरी ऑफ वॉर स्टिम्सन या उन दोनों के सबसे करीबी लोगों में से किसी ने भी एक बार भी ये सवाल उठाया कि क्या बम का इस्तेमाल सही होगा। 6 अगस्त 1945 नागासाकी पर हमले से 3 दिन पहले अमेरिका ने अपना पहला एटॉमिक बम हिरोशिमा पर गिराया और एक झटके में 80,000 लोग खत्म हो गए। नागासाकी पर हमले से 2 दिन पहले जापान के लीडर्स ये देखने के लिए बेताब थे कि बिना शर्त उनके समर्पण करने की बजाय क्या सोवियत संघ उस युद्ध को रुकवाने के लिए बीच बचाव कर सकता था। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता इंपीरियल सिस्टम को बनाए रखने की थी। अमेरिका की तरह उन्हें भी जापानी नागरिकों की कोई परवाह नहीं थी। जहां तक सेना का सवाल था, नागरिकों का मारा जाना उनके लिए भी मायने नहीं रखता था। नागासाकी पर हमले से 12 घंटे पहले
सोवियत संघ ने बीच बचाव करने का जापान का अनुरोध ठुकराकर युद्ध की घोषणा कर दी। नागासाकी पर हमले से 9 घंटे पहले एक और न्यूक्लियर बम गिराने की जरूरत नहीं होने पर भी सुपर फोर्ट्रेस बॉक्सकार ने 4.9 टन के न्यूक्लियर डिवाइस फैटमैन को लेकर टिनियन एयरबेस से उड़ान भरी। इन्हें ये बम कोकुरा या नागासाकी पर गिराना था। इसमें ढेर सारे निर्दोष लोगों की मौत तय थी, लेकिन अमेरिका की ज्यादा दिलचस्पी अपने नए हथियार को आजमाने और सोवियत संघ पर अपनी बढ़त को बनाए रखने में थी। देखा जाए तो सन 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध एक खुली लड़ाई बन गया था, जिसमें धीरे धीरे नागरिकों पर हमला करने के प्रति संयम एकदम खत्म होता जा रहा था। कई वर्षों की बेरहम लड़ाई के बाद हर पक्ष से मानवता की बुनियादी समझ शायद खत्म होने लगी थी। हमले से 6 मिनट पहले बॉक्सकार ने नागासाकी के आसमान पर बॉम्ब रन शुरू किया। एटॉमिक बम फैटमैन को गिरा दिया गया। 43 सेकंड बाद 11:02 पर फैटमैन में विस्फोट हुआ। कुछ ही पलों में 40,000 लोग मारे गए। हजारों अन्य लोग रेडिएशन की चपेट में आकर मरे। लेकिन इस हमले को झेलकर बचे सकुई और सुमिटेरू के लिए ये नर्क जैसी जिंदगी थी। जल्दी ही लोग हमसे भेदभाव करने लगे। कहते थे कि तुम लोग गंदे हो, हमारे पास मत आओ। मैं 2-3 बार रेल की पटरियों पर खड़ी हुई, लेकिन हर बार वापस लौट गई। मुझे लगता था कि अकेला होने पर भी मुझे जीना होगा। अगर मैं यहाँ मर गई तो सबकी कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। मेरे जैसा और कोई नहीं है। कोई भी सीधे बम की चपेट में आकर इतना कुछ झेल कर नहीं बचा। मैंने 3 साल 7 महीने का वक्त हॉस्पिटल में बिताया। मुझे अपनी आंखों से परमाणु हथियारों का अंत होते हुए देखना है। मुझे तब तक जिंदा रहना होगा। आज 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें बेलगाम नॉर्थ कोरिया और घोर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। दुनिया भर में लगभग 20,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये दुनिया से पूरी आबादी को कई बार खत्म करने की क्षमता रखते हैं।